शाम के 4 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस से निकल कर पीजी जाऊंगी। क्या तुम आ रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर तो विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, पैकिंग कर लो, हम लोग घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है और मंडे भी ऑफ है। मैं ट्यूसडे की छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए पैक करवा लेना। मैं जल्दी पहुँचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज़ कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसे अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में बस 2 या 3 बार ही मिलते थे। वीकेंड पर विक्रम का घर जाना भी बहुत ज़रूरी था। उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। मेरा दुनिया में कोई नहीं था। मुझे मेरे चाचा जी ने पाला था, उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया। जब वो नहीं रहे, उनकी फैमिली में मैं ना चाहने वाली सदस्य हो गई और पिछले 2 साल से मैं पीजी में रहने लग गई। यही मेरी मुलाकात विक्रम से हुई। ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारे प्यार में वो लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी। पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत ना जुटा पाए। खैर, यह तो हुआ हमारा परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना तो मैंने कभी की ही नहीं थी। मैंने जल्दी से सब जरूरी सामान पैक किया, अपने शूज़ की लेसिस को बांधे। तभी फ़ोन पर मिस्ड कॉल यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और खुशी से बैठ गई। बी रेडी, हम लोग एंजॉय करेंगे डियर। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण हुई तब तक हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया थे, बड़ी बड़ी खिड़कियां, सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहली नींद पूरी की। मेरी आँख 3 बजे के लगभग खुली। विक्रम अभी सो रहा था। मैंने उठकर कुछ खाने के लिए चीज़ें ढूंढी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला। लॉबी के आखिरी हिस्से में एक बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए हुए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए थे। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग करने में मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज़ दी। नैना कहाँ हो? तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने भी मुस्कुरा दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे से निकल गए। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। आप लोग कहाँ रुके हैं? हम लंच बॉक्स रूम पर भिजवा सकते हैं। पास में जो नदी किनारे कॉटेज है, हम लोग वहीं पे रुके हुए हैं। यह सुनकर बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। हम उस वक्त ही वहाँ से निकलकर नीचे बाज़ार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवाया। हम लगभग 7 बजे तक कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर शिबू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हो। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुँची ही थी, मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की हॉल में लगा ही रही थी। मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज़ आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम आ गया। वो कहने लगा, अरे नैना, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। उस रात मैं बहुत सुकून से सो गई। बाहर किस समय बारिश शुरू हुई पता ही नहीं चला। मुझे प्यास लगी। मैंने फ़ोन उठाकर देखा कि रात के 2 बजे हैं। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था।
मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की कुछ बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठ गया। नैना, तुम रात को खिड़की को खोल रही हो। यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। चलो बंद करो इसको। मैंने तब दिन में मिलने वाली लड़की का जिक्र किया। मेरे ख्याल से वह कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उसे छोड़ो, कल तुम्हें मैं वाटरफॉल लेकर जाऊंगा। अभी चलो सो जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसल कर बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहाँ की फ़ोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लिए बैठा था। मैगी के साथ चाय भी पिला सकते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में लग गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर चढ़ने लगी। एक पतली सी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके शॉट ऊपर से लिए जा सकते हैं और वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी, अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं सक पका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हेयर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर उसकी आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह थी। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? एक बार वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्की से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं नैना और ये मेरे हस्बैंड विक्रम है। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने उसे चाय पीने का ऑफ़र दिया। उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ती चली गई। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाज़ार घूम आते हैं, पर विक्रम का मूड नहीं था। हम लोग वापस आकर रूम में सो गए। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पे नहीं था। मैं डर गई। मैंने आवाज़ लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं पर भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी से कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहाँ मैंने पहली बार सारा को देखा था। उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए, जनाब कहाँ खो गए? कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया। साथ वाला दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर भी एक भी सिलवट नहीं थी। पर्दे लगे हुए थे। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिबू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में ही आग जलाई और वहीं पर साइड में चूल्हा रखा। वोडका देख शिबू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती ही जा रही थी। शिबू 2 पैक लगाने के बाद सेंटी हो गया। कहने लगा, बाबूजी, हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। साहब, पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट यहाँ आए हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा, एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो हमने देखा नहीं, पर वो लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर मिली थी। क्यों झूठ बोलते हो?
शिबू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ शिबू? शिबू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद ही गाँव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी? कहाँ से आई थी? शिबू ने बताया, यह कोटेज बहुत पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की है। उस समय पर किसी साहब बहादुर का घर हुआ करता था। यहाँ पर कुछ मौतें हुई थी, तभी से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ें सुनने लगे। कभी कोई उदास सी धुन सुनने लगे, किसी लड़के के गाने की आवाज़ तो कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जम गया, पर शिबू हमें सांत्वना देते हुए बोला, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, रोज़ यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा कर हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे समझाते हुए बोला, अरे वो तो चर्सी है, कहाँ इसकी बातों में आ रही हो। पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भी भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करने लगे। टाइम बीतता गया। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई थी। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया। बातें करते करते कब नींद आ गई हमें पता ही नहीं लगा। रात में किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती लग रही थी मुझे। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरे हाथ पकड़े हुए खींचती चली गई। मैं उसके साथ जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पे सो रहा था। सारा मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल बहुत ही बदली हुई सी लग रही थी। हाल के कोने में एक बड़ी सी चेयर पे एक अंग्रेज रोबीला सा बैठा था। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी और कहने लगी, प्लीज़ अल्बर्ट, डोंट लीव मी, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ हो गई थी। मेरी आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में न जाने कहाँ से बंदूक आ गई। सारा ने उस पर गोली चला दी। वो आदमी आगे बढ़ता जा रहा था और फिर एक धमाका हुआ और ढेर सारा धुआं। और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली, विक्रम, विक्रम। विक्रम और शिबू भागकर मेरे पास आए। उस कमरे में मैं जड़ खड़ी थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने से भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? वो बार बार मुझसे पूछता रहा क्या हुआ, पर मैं कुछ बता ही नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं लगा। जब मेरी आँख खुली तो सवेरा हो गया था। विक्रम बहुत परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। शिबू को विक्रम ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझसे पूछने लगा, नैना, क्या हुआ था, तुम रात को वहाँ पर कैसे चली गई थी? मैंने सारी बात विक्रम को बता दी। वो सुन हो गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की और मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम वहाँ से निकल पड़े। कोटिस से जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में जैसे जान आ रही थी। हम बाज़ार में पहुँच गए। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोकी। वो बूढ़ा चाय बना लाया। विक्रम और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर बोला, साहब, हम तो पहले दिन ही आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग इस बात पे कहाँ यकीन करते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई, यह सुनकर तो हमारे होश उड़ गए। उसने बताया, यह उस ज़माने की बात है जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज़ अफसर अल्बर्ट का था। उसकी फैमिली इंग्लैंड में रहती थी। वो हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और बच्चे थे। सारा सारी ज़िंदगी जिसे प्यार समझ रही थी, पर वो तो बस मन बहलाव था।
उसने बहुत कोशिश की कि अल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना। फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उनकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई, क्यों सारा ने मुझे चुना? क्या वो मुझे कुछ बताना चाहती थी? मुझे कोई इशारा करना चाहती थी? जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम से कहा, क्या तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं है। विक्रम ने मेरी ओर बड़ी हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। ज़िंदगी वापस आकर फिर बिज़ी हो गई। एक शाम मेरा फ़ोन बजा। हेलो नैना, जल्दी रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी सुलझा दी थी।